उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है किसानों की हितैषी नहीं है और सरकार जानबूझकर जो है किसानों पर जो है बिल जो बकाया उसकी वसूली कर रही है, जबकि आपदा पीड़ित ये प्रदेश रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के जो 12 के बिल वो माफ कर दिए, लेकिन ये तमाम ये आरोप लगा है। क्या आरोप है, किस तरह की मांग है? खासकर आपने कहा कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो मुझे जो है सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे उसका जवाब सरकार जिम्मेदार होगी और कहीं ना कहीं ऊर्जा विभाग होगा। क्या कहोगे इसको लेकर आप? देखिए, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है और हम जो बिजली बनाते हैं वो हम अन्य राज्यों को भी बेचते हैं, और जिन राज्यों को हम वो बिजली बेचते हैं वो राज्य किसानों के बिल या तो माफ करते हैं या फ्री बिजली देते हैं अपने नागरिकों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ऊर्जा के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से और इस प्रेस के माध्यम से ये मांग कर रहा हूँ कि जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं और जो हमारे, क्योंकि पूरा प्रदेश ही किसानों से भरा है, तो आपको उनके बकाया बिल माफ करने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बड़ी आपदा झेली है और जिस प्रकार से हमने देखा कि पूरा उत्तराखंड जलमग्न रहा इस बार, उससे जो किसानों की फसलें हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो इसको देखते हुए सरकार को बिजली के बिलों में ना सिर्फ छूट देनी चाहिए, बल्कि जो पुराने बकाया बिल हैं उन्हें पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए। और मैं आज इस आग्रह के साथ एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यदि सरकार नहीं चेतती और सरकार जल्द ही इस पर कोई निर्णय नहीं लेती तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। रविंद्र आनंद के नाम पहले भी 10-11 मुकदमे रहे हैं, सिर्फ आंदोलनों के कारण ही। एक मुकदमा और लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आंदोलन करूंगा, जनता की आवाज बढ़ेगी। आनंद जी, वो उस पर एक नाम लगा हुआ है, अगर आप देखें उस पर लिखा है अडानी। तो जब सीधी बात आती है कि जो देश में चीजें चल रही हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार अडानी जी को धीरे धीरे करके एक एक चीज जो 70 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में बनी वो बेचने का कार्य किया जा रहा है। आप देखिए कि जो वो स्मार्ट मीटर है, उस स्मार्ट मीटर की जो अपनी वैल्यू है 6-7 हज़ार रुपये, मैं आपको बता देता हूं, वो भी उपभोक्ता से ली जा रही है किस्तों में। और अगर आपका मीटर सही भी है तो भी जबरदस्ती जबरन बदला जा रहा है। और दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस पे खोज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो निगम के लोग हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, बाहर से कंपनियों को हायर करके बुलाया जाता है। वो लड़के गली गली जा करके लोगों से डरा धमका करके उनके मीटर बदल रहे हैं। हमने इसका विरोध किया है और कल देहरादून के एक क्षेत्र में मुझे सूचना मिली है कि लगने जा रहे हैं, वहां भी मैं विरोध करूंगा और मैं लगने नहीं दूंगा। और मैं सब जनता को कह रहा हूं, जब आपका मीटर ठीक चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है स्मार्ट मीटर लगवाने की। बहुत फास्ट चलता है, बिल बहुत ज्यादा आता है। एक परिवार का बिल जब 4,000 रुपये आ रहा था उधम सिंह नगर में, उसका 45,000 रुपये बिल आया, आप सब नहीं छापा है। तो मैं तब ये कह रहा हूं कि ऐसे स्मार्ट मीटर को आप बिल्कुल लगने मत दीजिए, उखाड़ फेंकिए। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आनंद जी, काफी लंबे समय से लक्ष्य क्षेत्र में आप सक्रिय, इस पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव उसको उसके लोग, उसके जो उसकी टीम होती है, जनता होती है, वो लड़ाती है। अगर जनता मन बनाएगी कि रविंद्र आनंद को लक्सर से चुनाव लड़ना है तो 100% चुनाव लड़ूंगा, ना डरूंगा, ना हार मानूंगा, रार थानूंगा। लक्सर या खानपुर विधानसभा? देखिए, अब ये तो अभी मैं इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कहूंगा तो वो ठीक नहीं है, लेकिन लक्सर की जनता भी मेरी है, खानपुर की जनता भी मेरी है। लक्सर में रहूंगा तो भी खानपुर का काम करूंगा, खानपुर में रहूंगा तभी लक्सर का काम करूंगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि लक्सर के लिए मैंने एक मॉडल तैयार किया है, मैं बहुत जल्द वो मॉडल आपके सामने प्रस्तुत भी करने वाला हूँ। लक्सर के लिए मैं एक मॉडल बना रहा हूँ। मेरा मॉडल
लक्सर को एक विकसित शहर बनाने का है, और जो इसके गांव हैं वो कस्बों में कैसे तब्दील होंगे, इसके लिए पूरा मेरे पास एक रोड मैप तैयार है। जल्द ही मैं प्रेस के माध्यम से आगामी 2-4 माह में मैं आपके समक्ष रखूंगा भी, और किस प्रकार एक विधायक को, किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि को, किस प्रकार एक नेता को, किस प्रकार एक समाज सेवी को कार्य करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊं। जल निकासी नहीं कर पाए लोग, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अब मैं फिर हेलीकॉप्टर का नाम दूंगा, फिर आप हंसोगे, तो मैं इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का नाम ले रहा हूँ, बड़े बड़े रजवाड़ों का नाम ले रहा हूँ, और ऐसे विधायकों का नाम ले रहा हूँ जो कहते हैं कि जी हमें जनता ने नहीं जिताया, हमने तो पैसा लगाया, हम पैसे से जीत गए। ऐसे हमारे विधायक जो हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा उनके कार्यकाल को आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जिस दिन ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आएगा कि बरसात आएगी, पानी आएगा, लेकिन पानी रुकेगा नहीं, तो मैं कहता हूँ विकास की शुरुआत होगी। उसका मेरे पास सस्टेनेबल सोल्यूशन है कि पानी को कैसे हम पानी तो रोक नहीं सकते। आपका कहना यह है कि पिछले समय में विकास नहीं हुआ दोनों विधान, ये तो जनता कह रही है, और पूरी जनता ये कह रही है चीख चीख करके। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं हुआ। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मैं गांव-गांव जाता हूँ। आज भी मेरे 4-5 गांव में कार्यक्रम लगे हुए हैं। गाँव का बुरा हाल है, जाति विशेष देख करके कार्य कराए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता विशेष देख करके कार्य कराए जा रहे हैं। सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। जिस दिन लक्सर का सर्वांगीण विकास होगा, उस दिन मुझे लगेगा कि लक्सर में कार्य होना शुरू हुआ। सर एक सवाल, मैंने आपको बताया कि जैसे पानी की निकासी की समस्या है, सड़कें नहीं है, और बिजली के बिल ये जो बढ़े हुए हैं, क्या सिर्फ विधायक का कार्य सड़क और नाली बनाना है? क्या विधायक का कार्य ये नहीं है कि उसकी जनता किस बात से दुखी है, उसकी जनता को क्या पीड़ा है, उसकी जनता को क्या चाहिए? क्या ये जानना विधायक का कार्य नहीं है? तब मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि लक्सर में 150 बेड या 200 बेड का हॉस्पिटल क्यों नहीं होना चाहिए, जरा मुझे बताएं। क्या यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा नहीं है? तो कम से कम 150 लोगों का बेड होना चाहिए। अगर आज किसी का बुजुर्ग, आज किसी की माता, किसी का बच्चा बीमार होता है, तो वो या तो हरिद्वार जाता है, देहरादून जाता है, या मेरठ जाता है। क्या ये उचित है? लक्सर जो एक तरह से जंक्शन है, लक्सर का जब भी नाम आता है तो उसके नीचे लिखा जाता है जंक्शन। जंक्शन मतलब जो सबको जोड़ता हो, तो जो सबको जोड़ता है उसी के पास कुछ नहीं है। तो मैं आपको तब कह रहा हूँ, मेरे पास रोड मैप है, मेरे पास विजन है। एक विजनरी आदमी अगर यहाँ लक्सर में आएगा तो निश्चित तौर पे इसका विकास। 2027 के बाद भी जोश इसी तरह से ऐसा है कि मैं देहरादून जिले में राज्य मंत्री रहा, और देहरादून में जब मेरे पास मंडी समिति देहरादून का चार्ज था, इसके अलावा मेरे पास कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड में डायरेक्टर का चार्ज था, तो मैं ये कहूँगा कि हमने मिल करके लगभग 100 से ज़्यादा हैंडपंप पूरे जिले में लगवाए। कई किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, किसानों के लिए छोटी छोटी पुलिया बनाने का काम। और हाँ, जो सिर्फ मेरे कार्यकाल में हुआ, वो जो आम जनता है उसके लिए फल सब्जी मेला हर बुधवार को आप पता कर सकते हैं, देहरादून में लगता था। मेरे कार्यकाल में 2 साल लगा। और किसान बाजार और अपनू बाजार, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, अपनू बाजार को लाने वाला रविंद्र आनंद था। आपने देखा होगा कि देहरादून में अपनू बाजार बने हुए हैं, जहां पर किसान सीधा प्रोडक्ट को लेके आता था और सीधा डायरेक्ट ग्राहक को बेचता था। तो ये कॉन्सेप्ट मैं लाया था बाहर से, क्योंकि जब मैं ब्राजील गया तो मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये हमारे राज्य में होना चाहिए। और एक चीज और, जो आप मंडियों में आज बैलेंस देख रहे हैं ना, कि पहले क्या होता था कि जो उत्पाद है उसको तोला जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि ट्रक आता है, पूरा बैलेंस भारी लगा होता है। ये भी मैंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, श्री हरीश रावत जी को मैंने सलाह दी थी कि सभी मंडियों पर बाहर ही कांटा लग जाए, जिससे जब ट्रक अंदर आए तो उसका वजन हो जाए, और जब वो खाली बाहर जाए तो उसका वजन लेस हो जाए, तो उत्पाद कितना है सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। उससे किसान को नुकसान नहीं होगा। वरना क्या होता था कि आढ़ती कहता था, किसान कहता था मेरा 100 टन माल है, आढ़ती कहता था यहाँ आते आते तेरा 95 टन रह गया या 90 टन रह गया। तो हमने उस व्यवस्था को किसानों के हित में कराया, किसानों के हित में। क्षेत्र में अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी थी, वो एक वीर वीरांगना थी, जिसने जब स्पेशल सर्विस के नाम पर उसका शारीरिक शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करना चाहा, तो उस वीरांगना ने मौत को गले लगाना ज़्यादा ठीक समझा।
ये हमारे उत्तराखंड की शान है। मैं उस बेटी को सलाम भी करता हूँ, लेकिन मैं उसके अधूरे न्याय से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे पूर्ण न्याय मिले और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने वीआईपी को सामने लाना चाहिए। सामने ला करके, आप जानते हैं सभी, अभी क्योंकि नाम भी सामने आ गया था, लेकिन बीजेपी ने फिर इस पर चुप्पी साध ली, फिर इसमें कोर्ट खेलने चले गए। और जिस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि कोर्ट का भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से प्रयोग कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा दुख की बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी भी पैसे वालों की हो गई है। उस बेचारी गरीब बच्ची के लिए आज पूरा प्रदेश खड़ा है। मेरे पे स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पर एक मुकदमा डालनवाला थाने में कायम है, आप जाके देख सकते हैं। अब तो धामी जी ने खुद ही सीबीआई जांच के लिए आदेश जारी कर दिए, फिर भी विरोध है कांग्रेस का। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि जो सीबीआई की मांग की गई, वो एक तो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सीबीआई जांच की मांग वाली बात हुई, उसमें हमने देखा कि जिस प्रकार से नाटकीय तरीके से अंकिता भंडारी के माता पिता को आनन फानन में गाड़ी भेज करके अपने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया, वो सब ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाना चाहिए था, वो जनता के हैं, उनको जनता के पास जाना चाहिए था और उनसे पूछते कि आपको क्या चाहिए, बजाय इसके कि किसी को बुलवा करके अपने प्रभाव में ले करके चीज़ों को करना, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अभी अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय नहीं मिला है और जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा इसकी मांग उठती रहेगी। इसमें कोई गुरेज नहीं है। मुझे लगता है कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं बगैर राजनीति के आनंद जी, अभी मैंने आपसे पहले कहा कि जो लोग बरसात के दिनों में ट्रैक्टर पर चढ़कर यहाँ आए, आज वो लोग कहाँ हैं? आज जब ग्रामीण अपना बिल नहीं दे पा रहे, ग्रामीण लोग जो किसान लोग हैं अपना बिल नहीं भर पा रहे हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? क्या सिर्फ फोटो खिंचाना ट्रैक्टर पे चढ़ के, क्या यही राजनीति रह गई है? जब उनकी आवाज उठाने की बात आई तो आज वो नेता कहाँ नदारद है? तब मैंने आज ये निर्णय लिया कि मैं इसको एक जन आंदोलन बनाऊंगा और मैं आपसे ये वायदा भी करता हूं कि आप देखेंगे आगामी माह में, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा और हम इसको एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे। जब तक सरकार किसानों के बिल माफ नहीं करेगी, जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, आपने देखा किस प्रकार उधम सिंह नगर के सुखवंत सिंह ने आत्महत्या परिवार सहित की है। वो स्वयं तो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी जूझ रही हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो फिर नीचे दबा है राजनीति के, वो फिर नीचे दबा है बड़े बड़े अधिकारियों के। पुलिस का जो रवैया उसमें सामने आ रहा है। तत्काल निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया, जो कि मुझे लगता है दुख की बात है।